अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियां। नाज़रीन, किसी भी माशरे में या किसी भी फील्ड में रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेना बहुत बहादुरी का काम होता है और सिर्फ बहादुरी का काम नहीं होता। जब आप ये देख रहे होते हैं कि पूरा का पूरा माशरा या वो स्पेसिफिक फील्ड में जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं वो सब एक ही रविश की तरफ रवां दवा हैं। और ऐसे में अगर आप अगेंस्ट द करंट जाके कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसको हम बुलाते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेप। हमारी एजुकेशन लैंडस्केप के बीच में पाकिस्तान में आप देखें कि एक टिपिकल सा कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम है जो बहुत कामयाबी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ दिन रात अपने सिस्टम्स को चला रहा है और उसको एक बिजनेस इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी कन्वेंशनल सिस्टम ने एक चीज़ के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया और वो रहा कि वक्त की ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम के बीच में लाई जानी चाहिए। इसी तालीमी निज़ाम की जहाँ स्कूल्स की भरमार, कॉलेजेस की भरमार और यूनिवर्सिटीज़ अनगिनत हैं, वहीं अचानक एक शख्स जिसने अपनी सोच को बिल्कुल 360 डिग्री एंगल के ऊपर, यू टर्न के ऊपर लाके एक आइडिया जनरेट किया और सिर्फ उस आइडिया के बारे में सोचा नहीं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बीच में पहला AI बेस्ड स्कूल लॉन्च किया। इस स्कूल का नाम रेहान स्कूल सिस्टम, लेकिन ये सिर्फ एक स्कूल सिस्टम नहीं है बल्कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। रेहान स्कूल सिस्टम के बीच में और इनके टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच में इतने स्किल्स को एड्रेस किया जाता है। ना तो यहाँ कोई किताबें पढ़ाई जाती हैं, यहाँ पे आपके बच्चे के पास और फैसिलिटेटर के पास, जी यू हर्ड मी राइट, फैसिलिटेटर, दे डू नॉट कॉल देयर टीचर्स बट फैसिलिटेटर्स। इन लोगों के पास सिर्फ एक लैपटॉप, एक मोबाइल और एक बहुत अच्छी तरह चलता हुआ इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। जी हाँ, मेरे आज के मेहमान जो हैं इसी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि दुनिया का पहला AI बेस्ड स्कूल जिसका इनिशिएटिव पाकिस्तान जैसे एक ऐसे मुल्क में लिया गया जिसको पूरी दुनिया में शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह रेट किया जाता है, वहाँ पे एक फर्स्ट क्लास आइडिया किस तरह से जनरेट किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। मेरी पहली मेहमान मिस मारिया इम्पैक्ट वैली। अस्सलाम वालेकुम मिस मारिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू मिस मारिया फॉर कमिंग टू माय शो। मिस मारिया इज द प्रिंसिपल रेहान स्कूल सिस्टम लाहौर कैंपस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हम इंशाल्लाह आपके साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे जनाब फबा बिजनेस वैली। और आप देख रहे हैं कि इन सब के साथ कोई वाला या वाली लगे हुए, ये भी हम क्लियर करेंगे। फबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे? फबा, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो एंड आई होप यू आर नॉट नर्वस एनीमोर। नहीं, क्योंकि आप जिस स्कूल सिस्टम से बिलोंग करती हैं डेफिनेटली वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक और काम होता है। मिस मारिया, रेहान स्कूल सिस्टम, पहले तो ये बताइए कि ये क्या विजन है और मिशन क्या है? रेहान स्कूल सिस्टम, इसकी अगर विजन की बात की जाए, मुझे तो लगता है यहाँ पे हम एजुकेशन नहीं, जिंदगी को गुजारने के तरीके सिखाते हैं। और वो भी AI के वर्ल्ड के मुताबिक बोलना। हम सब ने ट्रेडिशनल स्टडी की हुई है जैसे, बिल्कुल, लेकिन आपको पता है वहाँ ये लैक है बोलने का। कॉन्फिडेंस पे कोचिंग नहीं दी जाती। मेरी अपनी, क्योंकि BSc बायोकेमिस्ट्री दूसरी एजुकेशन है, माशाल्लाह। जो वो लैक था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह रेहान स्कूल ने पूरा किया। यानी आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस थी वो आपको इन स्किल्स को मीट करना नहीं सिखा सकी। लेकिन जब आपने रेहान स्कूल सिस्टम, कितना अरसा हो गया रेहान स्कूल सिस्टम को स्टार्ट हुए? फिजिकल कैंपसेस कहाँ है? जी। ऑनलाइन एकेडमी कब से चल रही है? रेहान स्कूल सिस्टम का सबसे पहला, क्योंकि सर रेहान खुद कराची बेस्ड है बाय बर्थ, तो सबसे पहला उनका होता है 3.5 साल मुझे लगता है, तकरीबन लगा लें 4 साल, इतना पुराना है उनका पहला इंस्टीट्यूट रेहान स्कूल करंगी कैंपस जो कराची में है। ठीक है। और हमारी ऑनलाइन एकेडमी को भी 2 ईयर्स से कुछ मंथ ऊपर हो चुके हैं। ठीक है। और जिसका मैं पार्ट हूँ। सबसे पहले मेरी बेस ऑनलाइन एकेडमी से है। रिमोट वर्क किया घर से,
ठीक और है, बड़ी अमेजिंग सिस्टम के साथ खुद भी ग्रो करते रहे। बिल्कुल ठीक है। और मुझे आज बिल्कुल ठीक। प्रिंसिपल कम मैं लगती हूँ, मुझे लगता है मैं स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि यहाँ इतने मजे का लर्निंग स्किल है ना, हाँ हाँ हाँ, वो चीज है ही नहीं ना। बिल्कुल ठीक है। टीचर्स इसीलिए सर रेहान ने स्ट्रिक्टली मना किया है हमें हम्म, खुद को टीचर्स कहने से। कहना ही नहीं। हमें खुद भी अलाउ नहीं है, मतलब कि हम खुद को टीचर रिप्रेजेंट नहीं करना, यानी वो दिमाग में रखनी ही बात रखनी नहीं ही है बात नहीं कि है हम जी। टीचर हैं। तो अगर हम जी, टीचर नहीं हैं तो फिर हम कौन हैं? हम फिर लीडर हैं, गाइड करने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, इसीलिए हाँ। उन्होंने एक यूनिक नेम दे दिया हमें फैसिलिटेटर का। फैसिलिटेटर्स, जी, राइट। तो हमें सिर्फ फैसिलिटेटर कहना अलाउ है, हम्म। टीचर्स कहना अलाउ ही नहीं है। हाँ, और जैसे ही आप वर्ड फैसिलिटेटर सुनते हो जी। तो आपके दिमाग में एक ऐसा शेपर्ड आ जाता यूनिक, है, हाँ जी, है ना, concept। जो शायद अपने मौजूद क्लास में मौजूद बच्चों को जी, स्पून फीडिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम स्पून फीडिंग नहीं कर रहे तो वो कौन सा ऐसा स्किल है जिसको हम एनहांस कर रहे हैं फिर? हमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जी जी, डिपेंडिंग ऑन एनी ह्यूमन, एनी टिपिकल टीचर। इंटरनेट का पॉजिटिव यूज हम सिखाते हैं ठीक है। बच्चों को, इंटर्नशिप, एआई का बेसिक टूल, सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज, ऑनलाइन क्लास कंडक्शन। ठीक है। ये देखें ना, अब इंटरनेट में आजकल नेगेटिव यूज तो बहुत ज्यादा है, हमने है। बेसिकली आसान वर्ड में बताएं तो हम इंटरनेट का पॉजिटिव यूज सिखा रहे हैं। राइट राइट। फबा, किस एज ग्रुप का बच्चा, एक तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि करिकुलम की अगर हम बात करें, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई बुक्स नहीं है, ठीक है, बच्चा सिर्फ एक लैपटॉप लेके और अपना सेल फोन लेके स्कूल में आता है या ऑनलाइन एकेडमी में आपके सामने बैठता है, तो अगर यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, अगर ये बुक्स नहीं हैं तो इसका करिकुलम थोड़ा सा आप हमें फिर डिस्क्राइब कीजिए कि इसके करिकुलम में व्हाट इज इंक्लूडेड। आपके स्कूल के बीच में अगर सुबह स्कूल स्टार्ट हुआ है तो 2 बजे तक बच्चा वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं या सब्जेक्ट्स हैं जिनको वो पढ़ता है? जी ओके। सो रेहान स्कूल में जैसे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ एआई ड्रिवन है, Alright. स्किल बेस्ड स्टडीज़ है। और जो ही हमारे स्कूल में एक बच्चा आता है, हमारी क्लासेस का आगाज़ होता है, जैसे स्कूल में असेंबली हो गई, मेडिटेशन, डिफरेंट चीज़ें। और फिर हमारी जो टाइम आता है टास्क करने का, उसमें डिफरेंट हमारी करिकुलम में टास्क इंक्लूडेड हैं जो कि हम एआई टूल्स का यूज़ करते हुए ही करते हैं। बिल्कुल इसमें ठीक। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस तरह से थ्योरी बेस्ड स्टडीज़ है ही नहीं, ठीक है। सब हर चीज़ प्रैक्टिकल है। राइट। वैसे कुछ टाइम इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वाओ। कुछ टाइम इसमें कोडिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पे सर रेहान सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कोडिंग है। कोडिंग है, वीडियो एडिटिंग है, पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, Right. वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं। बिल्कुल इसी ठीक है। तरह हमारे जो बेसिकली ये सारी चीज़ें सारा बच्चा जो करता है वो एआई टूल्स के ज़रिए से करता है। जैसे कि अभी मिस मारिया ने भी बताया, सिर्फ फैसिलिटेटर्स क्लास में मौजूद होते हैं जो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है, कोई किसी भी चीज़ को समझने में, सिर्फ उसको गाइड करते हैं बिल्कुल कि ठीक आप है। यहाँ फॉर एग्जांपल वो गाइड भी कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी से हेल्प ले लें। ठीक सो है। जो बच्चा है वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके Right. थ्रू आउट दिस आवर्स वो अपने टास्क भी करता है, कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी रिजॉल्व करता है, ठीक पहले क्लास करता है और फिर अपने टास्क कंप्लीट करता है। फबा, ये तो वो सारे टूल्स हो गए जो हमने यूज़ किया। स्किल्स कौन कौन से हैं जिनको सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चे को ने एड्रेस करना है? वो कौन से स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि जो मैं समझ पा रही हूँ कि इन स्किल्स के ऊपर इतना अच्छा फोकस रखा हुआ है कि कन्वेंशनल स्टडीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो मैंने स्टडी किया सिस्टम को, वो ये कि आप जिस बच्चे ने ग्रेड 5 अपने कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम में अटेंड कर लिया है, आप उसके बाद बच्चा लेते हैं जी। और कौन कौन से स्किल्स हैं? फिर जाहिर बात है इस वक्त तक बच्चे की उम्र होती है कोई तकरीबन 10-11 साल, 10-11 हाँ जी। साल। तो 10-11 साल के बच्चे के ऊपर कौन से स्किल्स के उसके ऊपर आप काम कर रहे हो? सो इसमें एआई बेस्ड स्किल्स भी हैं और ठीक है। उसके साथ साथ हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, ओह वाओ, नेटवर्किंग स्किल्स हैं, नेटवर्किंग, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, ठीक इसके है। अंदर लैंग्वेज स्किल्स हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि हमारे जैसे फिजिकल जो कैंपस हैं स्पेशली, हाँ, वहाँ पे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सर रेहान के काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हैं, तो बिल्कुल। बहुत से लोग जो हैं वो विजिट करते हैं हमारे कैंपसेस को। हम्म, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू गिव देम अ टूर। ठीक है। दे डोंट नो नोबडी, बट वो वहाँ पे जाके अपने सारे करिकुलम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो स्कूल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनफैक्ट इतने फॉरेनर्स हमारे विजिटर्स, हमारे जो कैंपसेस हैं कराची में स्पेशली, इस्लामाबाद कैंपस में भी उन्होंने विजिट किया। I have visited तो also. हमारे Yes, it's जो amazing. स्टूडेंट्स हैं
वो अपना सारा उनको एक कहने कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम स्किल्स से, क्योंकि अगर एक पर्सन ज़ीरो है, उसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है, उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज नंबर 1, जो मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। Very nice. क्योंकि आपको गाइड करने के लिए तो कोई है ही नहीं, मतलब आपने तो AI टूल्स से गाइड करना है। कोई भी छोटा सा भी इशू से लेके बड़ा इशू भी आप AI टूल्स की हेल्प से करेंगे। ChatGPT है, जेमिनी है, परप्लेक्सिटी है, व्हाटसोएवर, आप जिस मर्जी से हेल्प लें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो और बाकी जैसे AI स्किल्स हैं, इसमें भी मेंशन भी किया, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स, वीडियो एडिटिंग स्किल्स, पॉडकास्ट कंडक्ट करना, ये सारी चीज़ें डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा ओजो जी है, जो हमारे फिजिकल कैंपसेस में हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं हमारे करिकुलम में। एक्सीलेंट। और ओजो जी वो कॉन्सेप्ट है कि जिसके बीच में आप बच्चे को छोटे छोटे घर के, मैं हमेशा मतलब अपनी टॉक्स में ये बात कहती हूँ कि हाउस चोर्स जब आप बच्चे से करवाते हैं, घर का काम जब आप करवाते हैं, तो आप बच्चे की वो ट्रेनिंग कर देते हैं जिसका रिप्लेसमेंट या मतलब उसका मुतबादिल कुछ भी नहीं है इस दुनिया के बीच में। वो बच्चा इंसान का बच्चा बन जाएगा जिसको बचपन से घर के काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि अगर आप इस बिस्तर पे सोए हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर बेड। इफ यू वॉर्न योर क्लोथ्स, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर लॉन्ड्री योरसेल्फ। अगर आपने इस बर्तन में खाना खाया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मिस मारिया, ये तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है मिस मारिया। जैसे मैंने भी विजिट किया और मैं खुद भी एक एक्टिव पार्ट हूँ स्कूल सिस्टम का, ठीक है। मैंने देखा कि जब स्कूल स्टार्ट होता है तो मेडिटेशन के साथ स्टार्ट किया जाता है। जैसे आम स्कूल में असेंबलीज होती हैं, हम लोग मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों के। मेडिटेशन के बाद फिर टेड टॉक, एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो बच्चा एक टेड टॉक वॉच करता है और फिर उसका रिव्यू देता है। क्या आइडियोलॉजी है टेड टॉक सुनाने के पीछे? क्या अचीव करना चाह रहे हैं जब हम एक बच्चे को एक टेड टॉक सुनाते हैं और फिर उसका रिव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं? उसमें मुझे लगता है कि आप एक इंसान की लर्निंग, मुझे लगता है दुनिया में सबसे बेहतरीन उस्ताद हमारी जिंदगी है या वक्त है। ये देखें, टेड टॉक पे आते ही ग्लोबल स्पीकर है माशाल्लाह, जिन्होंने कह लें दुनिया में जिंदगी में कुछ अचीव किया होता है सब कुछ, तो वो 40 साल का अपना एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आपको 15 मिनट्स में दे देते हैं कि मैं ये हूँ। और जब इतना छोटा पाकिस्तानी बच्चा इतना सा वो सीखेगा, तो सोचिए हम उन्हें कितनी बड़ी जबरदस्त नॉलेज भी दे रहे हैं, कह लें पावर भी दे रहे हैं, एक्सपोजर भी दे रहे हैं, लर्निंग भी दे रहे हैं। बिल्कुल। वो फॉरेनर की टेड टॉक हम दिखाते हैं, उसमें सारे आन की भी इंक्लूडेड होती हैं, जो भी उनकी इंग्लिश में हो सब। तो वो बच्चा जो समझेगा, 2 लाइनें भी बोले, वो दिल से बोले, तो समझ लें उसके अंदर क्या वाला जा रहा है नॉलेज। हम उसको इमेजिन कर ही नहीं सकते। और एक तो उसकी इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि हम लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहा है सिस्टम, सबसे ज्यादा जी, क्योंकि उनकी लिसनिंग ही सारी इतनी अच्छी हो जाती है। टेड टॉक्स जो हैं दे आर इन इंग्लिश, राइट? हाँ, तो इंग्लिश लिसनिंग इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव हो रही है। और फिर जब उसने रिव्यू देना है तो वो 2 लैंग्वेजेस में देता है। हाँ जी बिल्कुल। उर्दू क्योंकि हमारी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, तो हम एक रिव्यू लाजमी उर्दू से रिकॉर्ड करवाते हैं। और इनके पब्लिक सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, तो सोचें कितनी पब्लिक देखती है हमारे 8 साल 9 साल के बच्चे से लेकर 15 ऑनवर्ड। मिस मारिया, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ अभी तक बहुत ज़्यादा रिलीजियस कल्चर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, हमारा अपना कल्चर भी जो नेशनल कल्चर है हमारा, या हमारी हिस्टोरिकल जो एक कल्चर है, उसके बीच में जब रेहान स्कूल सिस्टम में ये बात कही जाती है कि जी चाहे वो बच्चा है चाहे वो फैसिलिटेटर है, ठीक है, उसके सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स एक्टिव होने चाहिए और पब्लिक होने चाहिए। तो इसके ऊपर ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, ये पॉलिसी है स्कूल की, ठीक है। एक तो मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी ये कहते हैं कि क्यों ये कंपल्सरी है। हाँ, और दूसरी बात, आप बीइंग द स्कूल मैनेजमेंट, जाहिर बात है एक 10 साल के या 9 साल के बच्चे को या बच्ची को सोशल मीडिया के ऊपर यूं एकदम लाके बिठा देना, और जहां वो बच्ची अपने रिव्यूज भी दे रही है, इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रही है, और कंपल्सरी है कि 1 महीने में 25 इंटरव्यू करने ही करने हैं। एंड इट्स नॉट ओनली टू कंडक्ट इंटरव्यूज बट टू गिव इंटरव्यूज, राइट? सोशल मीडिया पे पब्लिक होना क्यों जरूरी है? क्या मकसद है इसका? क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप लोग? पब्लिक होना, जितना मुझे अभी तक समझ आया, रेहान और रेहान स्कूल सिस्टम आपकी ग्लोबल आइडेंटिटी बनाना चाहता है, जो पब्लिक हुए बगैर पॉसिबल नहीं है। जब आप प्राइवेट रखेंगे, देखें आपको मारिया को
मैं गुलशाना के अलावा कोई दुनिया में देख ही नहीं सकता, मेरे बिल्कुल ठीक टास्क है। भी, तो हमारी वो नॉलेज इनकम्प्लीट रह गया ना, अधूरा रह गया। शुरू में ये मुझे पर्सनली बड़ा चैलेंज आया था, हाँ। सोशल मीडिया अकाउंट्स, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, आप बहुत हाँ। अच्छा अंडरस्टैंड कर सकती हैं मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत बड़ा चैलेंज आया था फैमिली क्या हर तरफ से कि नहीं ये हाँ। पॉसिबल नहीं है, Right. हमारी बहन कैमरे पे पब्लिक पॉसिबल ही नहीं देखेगी, है। हाँ। हाँ जी, वो चाहे आप एजुकेशन कंटेंट दे रहे हैं, नहीं हाँ। उसको माजरत के साथ ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जाता है, स्पेशली फीमेल को। कैसे डील करती हैं फिर आप लोग? फिर कैसे वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपके? मैं सबसे देख रही पहला, हूँ, हाँ जी, आपकी बच्चियां बच्चे धमाल मचा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया। सबसे पहला प्रोडक्ट जैसे मैं हूँ हाँ। आपके सामने चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और जैसे आपने कहा रेवोल्यूशनरी स्टेप लेना पड़ता है, बड़ा कोई भी कदम जिंदगी में जब आपने रखना है, तो सबसे पहले फीमेल को बड़ा चैलेंज आता है। फिर जब शुरू में उनके पेरेंट्स देखते हैं उनका काम कि सच में हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जब बच्चा बच्ची की कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो चुका होता है, उनकी स्पीकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो चुकी होती है 3 माह बाद, फॉर एग्जाम्पल पहला फाउंडेशन लेवल किया, तो फिर वो खुद हमें अप्रिशिएट करते हैं कि सच में रेहान स्कूल सिस्टम कुछ नेगेटिव नहीं सिखा रहा, पॉजिटिव ही सिखा रहा है वाया इंटरनेट और कैमरा और पब्लिक कंटेंट किए हुए। और मैंने देखा है कि टीम बहुत एक्टिवली तमाम बच्चों के अकाउंट्स को मॉनिटर कर रही होती है कि कोई भी इररेलेवेंट, हाँ जी, हाँ जी, अगर कोई अकाउंट मैंने देखा कि जब वो नजर आ रहा है तो उसको फौरन रिपोर्ट भी किया जाता है और एड्रेस भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इनकी एज रिस्की है, इनकी एज रिस्की है, और फिर स्कूल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर हम आपके बच्चे या बच्ची को सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक कर रहे हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, और वो सारे मेजर्स आप लोग लिए जाते हैं। मिस मारिया, मुझे ये बताइए कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये एक और प्रोजेक्ट है रेहान स्कूल सिस्टम का। आपको एक तो मतलब मैं बीइंग अ ट्रेनर ऑफ अ कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम, मुझे तो ये हमेशा चैलेंज फेस करना पड़ा कि आप कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम की भी जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उसके बीच में कोई नए मेथोडोलॉजीज या पेडागोजीज जब आप टीचर्स को सिखाते हैं, दे आर नॉट रेडी टू अनलर्न। अब वो जो फैसिलिटेटर आपके पास आ रहा है, आप किस तरह उसकी प्रीवियस लर्निंग को अनडू करते हैं? यानी अनलर्न करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली एडल्ट्स कम्युनिटी। प्लीज इसको बताइए कि किस तरह से बहुत प्रॉब्लम आया इस पे। और सबसे बड़ी बात, हमारा सब कुछ पब्लिक होता है, आपको पता है, जूम क्लास पब्लिक समझ लें, टीवी की तरह सामने, हाँ दुनिया में सब, उनका गुस्सा बियर करना, सब्र बहुत चाहिए उस टाइम के लिए, और उनको उनके लिहाज से समझाना कह लें सबसे है डिफिकल्ट काम है। और ये क्योंकि हमने किया हुआ ऑलरेडी, जब टीचर्स को ट्रेन किया था ना, सबसे पहला रिएक्शन ही उनका नेगेटिव ही आता था कि हम रेडी नहीं है, ये हमारे साथ कर क्यों रहे हो। फिर आप काउंसलिंग करते हैं? जी, काउंसलिंग करते हैं, बिल्कुल उनके माइंडसेट को पढ़ते हैं, उसी के मुताबिक उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं, काइंडनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, पेशेंस के साथ, और उनके गुस्से के जवाब भी हम प्यार से देते हैं कि वो हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर इस तरह फिर क्या लें, आहिस्ता आहिस्ता हम उनके दिल जीतते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हमारी बात समझ आती है। बिल्कुल ठीक है। फबा, बहुत से लोगों ने, चूंकि मैं खुद सिस्टम का हिस्सा हूँ और जब मैं पब्लिक के साथ डील कर रही होती हूँ, और या जब आप मीडिया के ऊपर देखते हैं कि बहुत से लोग एक शोर मचा रहे हैं कि जी स्क्रीन टाइम। According to Rehan School System's policy, the child has to remain in the school, online की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, for 2 hours straight in the classroom, ठीक है। उसके बाद 2 hours उसने जो tasks हम लोग दे रहे हैं उनको भी काम करना है, और वो भी अगेन स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम का ये जो एक सवाल उठ रहा है कि बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं, सिटिंग पॉस्चर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, जाहिर बात है स्टमक फोल्ड करके बच्चा बैठा है, जैसे अब हम कंटिन्यूस बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए फिजिकल स्कूल्स में कौन सी एक्टिविटी है जो स्क्रीन टाइम से एक ब्रेक देती है बच्चे के ब्रेन के नर्व्स को या बॉडी मसल्स को, और ऑनलाइन में ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जो रेहान स्कूल सिस्टम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मेजर ले रहा होगा? बिल्कुल, हमारा जो ऑनलाइन और फिजिकल में ये है, मेरा मेडिटेशन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी क्लासेस का। तो जो ही बच्चा क्लास में है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो ऑनलाइन है, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन की सबसे पहले बात करूँ, क्योंकि मैंने चूँकि ऑनलाइन रही हूँ, सो ऑनलाइन क्लास में हमारा जो ही हमारी क्लास, जैसे कि मिस मारिया ने बताया, हमारी क्लासेस लाइव होती हैं, तो हम लोग क्लास में आते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मेडिटेशन करते हैं। वाओ। अब वो ज़्यादा 5-10 मिनट्स या 15 मिनट्स मैक्सिमम, सबसे पहले क्या कि हमारा माइंड रिफ्रेश हो सके, हम फोकस कर सके अपने टास्क में, अपने डे पर।
तो वो डिपेंड करता है। हमने स्टार्टिंग में वीडियो मेडिटेशंस भी की हैं, जिसमें हल्का सा साउंड, म्यूजिक, बैकग्राउंड उसके साथ भी, और इसी के साथ साथ हमारे सर भी हैं, सर मनोज, थैंक यू उनके लिए भी, उन्होंने बहुत वो हमें मेडिटेशन करवाते हैं और बहुत अच्छी मेडिटेशन करवाते हैं। सो डेली वो सारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं और बच्चे सबसे पहले मेडिटेशन ही करते हैं। और अगर मैं फिजिकल कैंपसेस की बात करूँ तो फिजिकल कैंपस में भी मेडिटेशन एंड उसमें योगा भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली ऑनलाइन में बच्चे योगा करना थोड़ा मुश्किल है, मूवमेंट वगैरह करना, लेकिन फिजिकल क्लासेस में भी जैसे असेंबली होती है बाकी स्कूलों में भी असेंबली होगी और बच्चे आके मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, और बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि उनका एक तरह से माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं मॉर्निंग में आके, तो फिर सारा दिन उनका इसी तरह से रहता है। इनफैक्ट हमारा ये भी हमें होता है कि अगर बच्चा अगर फॉर एग्जांपल 4 घंटे भी दे रहा है तो 2 घंटे अगर वो क्लास ले रहा है तो क्लास के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर ले, दोबारा मेडिटेशन कर ले और फिर अपने टास्क कर ले। ग्रेट, अच्छा, सो यू अलाउ दैट ब्रेक इन बिटवीन इफ द चाइल्ड फील्स। थैंक यू फबा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम इस वक्त रेहान स्कूल सिस्टम की टीम के साथ मौजूद हैं। उनके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, फबा उनकी वन ऑफ द फैसिलिटेटर्स, जो पहले स्टूडेंट रही स्कूल की और अब उसी स्कूल के बीच में इंटर्नशिप करने के बाद फैसिलिटेशन की ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे हुआ है जनाब एक ब्रेक का वक्त, हम आपको मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं जनाब अपने प्रोग्राम छुपे खजाने में, और खुशामदीद वन मोर टाइम टू यू। हमारे साथ इस वक्त रेहान स्कूल सिस्टम की टीम मौजूद है, उनकी प्रिंसिपल मिस मारिया इम्पैक्ट वाली, और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है गनी बिजनेस वाला ने। और गनी बिजनेस वाला जो हैं ये रेहान स्कूल सिस्टम के स्टूडेंट भी हैं और वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। और गनी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जी जी। नर्वस तो नहीं है? नहीं। रेहान स्कूल सिस्टम का बच्चा नर्वस नहीं हो सकता किसी भी सूरत। गनी, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो वेरी मच। हम अपनी कॉन्वर्सेशन को मिस मारिया आपसे कंटिन्यू करेंगे। मिस मारिया, ये मैं देख रही हूँ, जैसे जब मेरे प्रोड्यूसर मुझे बार बार पूछ रहे थे कि अच्छा स्क्रीन के ऊपर नाम क्या चलाना है, तो मैंने आपका बताया मारिया इम्पैक्ट वाली, गनी का बताया गनी बिजनेस वाला या कोडिंग वाला, या मैं देखती हूँ इब्राहिम IT वाला या फ्रीलांसिंग वाली। तो हर वो फैसिलिटेटर और हर वो स्टूडेंट जो रेहान स्कूल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसके साथ उसके नाम के आगे ये वाला और वाली और किसी ना किसी जिंदगी की फील्ड को जोड़ दिया जाता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये कितना जरूरी है? क्या ये कंपल्सरी है कि हमारे साथ वाला और वाली लगे? जी जी बिल्कुल। रेहान स्कूल सिस्टम को जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जैसे हर इंस्टीट्यूट हर सिस्टम के रूल्स होते हैं ना, हाँ, तो ये कंपल्सरी है। आपका जो भी सरनेम है उसको स्किप करें और वाला वाली लगाना कंपल्सरी है। ओके। लड़कों के लिए वाला और लड़कियों के लिए वाली। जी ठीक है। ये असल में हम जिंदगी का पर्पस दे देते हैं बच्चों को यंग एज में कि आपने इस पे काम करना है। रेहान स्कूल सिस्टम है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लीडर बनाने के लिए। तो लीडर को मसले हल करने वाला बनाना है ना कि मसले क्रिएट करने वाला। तो वाला वाली लगेगा ठीक है। और मिस मारिया, ये जो वाला और वाली से पहले एक वर्ड है, जैसे कोडिंग वाला, बिजनेस वाली, फ्रीलांसिंग वाला, IT वाला, ये फील्ड्स, ये तो वो सारी फील्ड्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज पढ़ाते हैं, जो कॉलेजेस पढ़ाते हैं। तो आप उस बच्चे के साथ उस फील्ड को अटैच कर रहे हो, ठीक है। एक 9 साल का बच्चा डिफाइन कर पाता है कि मैंने कौन सा वाला और वाली चूज करना है? वो जब आता है रैंडम कोई भी वाला वाली रख ले, उसको परमिशन है। हाँ। 1 साल के बाद वही बच्चा माशाल्लाह हीरो बन चुका होता है उसी फील्ड हाँ, उसी फील्ड का। और वो खुद डिसाइड करता है कि मैंने गेम क्रिएट करनी है फॉर एग्जांपल, तो वो लगा लेगा गनी गेमिंग वाला। हम एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही किसी ने बिजनेस करना है, वो कहेंगे बिजनेस वाला। IT कोई कोडिंग का एक्सपर्ट है और 4 मैं वेबसाइट्स बनाऊं, एप्लीकेशंस बनाऊं, हमारे भी डिफरेंट स्किल है ना रेहान स्कूल सिस्टम के। तो उसको जिसमें कह लें अदर वर्ड में PhD करनी है, वो वही वाला लगा लेता है, हमें कहना ही नहीं पड़ता। और लेवल 2 के बाद वो चेंज नहीं कर सकता वाला, उसने उसी पे टेड टॉक देखनी है। ये कंपल्सरी रूल है हमारा। जी ओके। तो हमारे लेवल्स कितने हैं मिस मारिया? फाउंडेशन लेवल, जी ठीक है। फिर उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स के लिए 8 लेवल्स हैं, ठीक है। उसको आप 8 इयर्स कंसिडर करें और हम 1-2 का मार्जिन रखते हैं, आप 10 साल ही लगा लें। बच्चा हमारे पास 5th ग्रेड में आया,
हम इंटर तक उसे इंशाल्लाह सब कुछ सिखाते हैं, इंटर्नशिप इंक्लूडिंग बिजनेस, उसका स्टार्टअप स्टार्ट करवाना, उसको गाइडलाइन देना, ग्लोबल नेटवर्किंग, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड सिखा दिया। हाँ, अब जब 8 इयर्स बच्चे ने आपके पास गुजारे तो जी। उसको जो सर्टिफिकेशन मिल रही है इट जी। इज इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट, जी, जी। यानी ईयर 12 जी जो बिल्कुल, कन्वेंशनल स्कूल जी, सिस्टम जी, की ज़बान में बिल्कुल। अगर हम बात करें। और इसके बाद क्या बच्चा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकता है, या वो अब वहां पहुंचने तक इस काबिल हो चुका होता है कि उसको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की उसको जरूरत जरूरत नहीं नहीं है होगी, जी। राइट। वो ऑलरेडी सोचें, वो बच्चा जिसके दुनिया के सारे मुल्कों में कनेक्शंस हैं, हमारे क्योंकि फॉरेनर इंटरव्यूज कंपलसरी हैं फॉरेनर इंटरव्यूज जी, ग्लोबल नेटवर्किंग हमारा मेन स्किल है जो ठीक हम है। छोटे छोटे बच्चों को 5th 6th ग्रेड फाउंडेशन लेवल से हम स्टार्ट करवा देते हैं। और 8 साल के बाद सोचिए 8 साल एक सब्जेक्ट को मैंने और आपने भी पढ़ा हो, बिल्कुल, तो हम उसमें पीएचडी होल्डर हो जाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज है, यानी उसने कितनी हजारों टेड टॉक्स सुन ली देखी होंगी, होंगी, उसने हजारों इंटरव्यूज कंडक्ट कर लिए होंगे। तो मेरा ख्याल है उस बच्चे को तो किसी इदारे की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप के अंदर एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन चुका होगा। ऐसे राइट। अच्छा, एक गनी ने हमें ज्वाइन किया, तो गनी आप ने कब रेहान स्कूल सिस्टम ज्वाइन किया, और क्या रेहान स्कूल सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले एक तो आप हमें ये जरूर बताइए कि आपकी एज क्या है, आपने किस एज पे ज्वाइन किया, और इससे पहले आप भी क्या किसी कन्वेंशनल स्कूल का हिस्सा थे? हाउ डिड यू फाइंड रेहान सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल ऑफ योर्स? ओके, सो सबसे पहले तो मेरी एज 17 है और मैंने रेहान स्कूल को ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले ज्वाइन किया था। राइट। और उस वक्त मैं 15 इयर्स ओल्ड था, और मेरी थोड़ी सी चेंज है क्योंकि मैंने जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग किया है वो 5th ग्रेड तक की है। ओके। 5th ग्रेड के बाद मैंने हिफ्स करने के लिए ट्रेडिशनल स्कूलिंग को स्किप कर दिया था और हिफ्स स्टार्ट कर दिया था। राइट। तो मैंने हिफ्स किया, हिफ्स करने के बाद दोबारा 8th ग्रेड को ज्वाइन किया। राइट। 8th ग्रेड को ज्वाइन किया, 2 मंथ्स पढ़ा होगा 8th ग्रेड, तो रेहान स्कूल के बारे में पता चला, तो रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया। और रेहान स्कूल के साथ ऐसा लगाव हुआ कि फिर मैंने सोचा कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग स्किप कर लेते हैं और रेहान स्कूल को फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंट ये है कि हमारी बुक्स नहीं होती, जिस तरह पहले बताया मिस मारिया ने, और हमें डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं, और हमें बुक से हटके और देखी हुई चीज नहीं देखनी पड़ती, हमें प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। वाओ। प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर जो जिसके अंदर मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ सीखी वो कोडिंग है। कोडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, यानी आप अब क्या इस काबिल हो रहे हो कि आप अपनी एप्स डिजाइन कर सको, अपने वेब्स बना सको? एक्सीलेंट जी। और इसके अंदर भी एक और चीज़ है कि ये जो ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट सीखी, ये खुद नहीं की, मीन्स के खुद कोडिंग कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी, सारा हमने एआई से किया, जिसको हमने नाम दे दिया वाइब कोडिंग का। और हमारे कोर्सेज हैं वाइब कोडिंग के, और वाइब कोडिंग के अंदर हम सिर्फ एआई से कोडिंग सिखाते हैं। आपने जीरो भी ना पढ़ा हो, बेशक आपको पता भी ना हो कि कोडिंग होती क्या है, आप तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जो कैलकुलेटर पहला हमारा टास्क होता है, और अगर आप ट्रेडिशनल जाके पढ़ते हैं तो आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है सिर्फ सीखने में कि कैलकुलेटर किस तरह बनता है। उसी तरह अगर आप रेहान स्कूल में अगर आप एआई के थ्रू करें, एआई से आप हमारे स्टूडेंट्स ने जो कि सिर्फ 9 एज है, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, उन्होंने सिर्फ पहले दिन ही 5-5 मिनट में सबने कैलकुलेटर बना लिए। इस तरह एआई आ रहा है और हम सीख रहे हैं कि एआई के थ्रू किस तरह हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। हाँ, अच्छा। और देखो गनी, इसमें तो मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि जब आप कोडिंग सीख लेते हो और आप अपनी एप्स को डिज़ाइन करने लग जाते हो, जैसे मुझे याद है कि जब मैंने कैलकुलेटर ख़रीदना होता था मिस मारिया गनी, तो I remember it used to cost me hundreds, and now you are training children that if they need a calculator, if they need a stopwatch, if they need a e-calendar, they can design it on their own. So you are also saving money. गनी, एक आप लोग नारा लगाते हैं कि हर बच्चा कमाएगा 1 लाख महाना, ये क्या है? ये कैसे सीखेगा वो? जब आप ये स्किल्स सीख रहे हैं, आप करेंगे, और हमारा टास्क के साथ एक कंपल्सरी होता है कि आपने हर सोशल मीडिया पे भी अपलोड करना है। अगर आपने टास्क किया है उसको अपलोड करो हर सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया में जिस तरह हमारी कनेक्टिविटी ग्लोबली है, हम ग्लोबल जो फॉरेनर्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं, ताकि हमारी जो पोस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स के पास जाए और आउट ऑफ कंट्री लोगों के पास जाए। तो जब हम इस तरह डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग हमें उधर से ही अप्रोच कर लेते हैं, क्योंकि उनको हमारा काम अच्छा लगता है और हम वहाँ पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, मीन्स कि हम दिखा रहे होते हैं कि हम ही ये कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है बाय फेस, हम वीडियोस जो बना रहे हैं कि हमने ये चीज़ बनाई, ये बनाई, तो हम उसको
एज अ हम उसको अपना दराज, जिस तरह हम अपना शॉप बना रहे हैं, अपने फेसबुक को, लिंक्डइन को हमने अपनी शॉप बना ली, उसके ऊपर अपनी वीडियोस बनाई, बाय फेस भी साथ में ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ट्रस्ट इन्फ्लेट हो गया और वहाँ से हमें वो कनेक्ट करते हैं। और बाकी लिंक्डइन तो यूज इसलिए होता है कि लिंक्डइन ज़्यादातर लोग यूज ही ऐसे करते हैं क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए और अपने काम करवाने के लिए। तो लिंक्डइन में जब आप पोस्ट करो और फॉरेनर के साथ कनेक्ट करो तो फॉरेनर्स वहाँ से आपको रीच करें और आप उनका काम कर सकते हैं। चाहे वो लोकल्स हैं चाहे वो फॉरेनर्स हैं, वो आपको रीच करेंगे और डेफिनेटली आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जाहिर बात है क्योंकि आप स्किल बेस्ड सारा काम कर रहे हो। मिस मारिया, इंटरव्यूज़ जब बच्चे करते हैं, ठीक है, तो सवाल करना, मतलब मैं कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम्स में सारी ज़िंदगी रही और मुझे हमेशा ये कमी फील होती रही कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जब आप बच्चे को एक कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे होते हो और उसके बाद जब आप उससे ये पूछते हो कि बेटा इज़ देयर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। जब मैं ऑनलाइन अटेंड कर रही होती हूँ और जो फैसिलिटेटर है वो सिर्फ एक, अभी मेरा ख्याल है आधी अनाउंसमेंट होती है एनी क्वेश्चंस, तो मैं देखती हूँ स्क्रीन के ऊपर आपके बच्चे सवाल करने के लिए उतावले हो रहे होते हैं। और बहुत से फॉरेनर्स के साथ जब हम वो गपशप सेशन में हम जाते हैं तो वहाँ फॉरेनर्स अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो उन फॉरेनर्स के साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ सवाल करते हैं। तो सवाल करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारी कौम ना सवाल करने की बजाय लिसनिंग कर करके वो सुन के ना सुननी हो गई हुई है, तो सवाल करना भूल ही गए थे कहीं। ये किस तरह से सिखाया जाता है? ये क्योंकि हमने इनको शुरू से AI जैसे इंटरनेट बेस हमारा स्कूल सिस्टम है ना, तो जैसे कह लें इनकी टॉय वाली एज में हमने इन्हें टॉय इंटरनेट दे दिया, इससे सवाल करो, कॉल एनी से AI टूल से सवाल करो, तो वो इतने ज्यादा उसमें एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। कह लें जो बच्चा हमारे पास शाय भी आता है ना, वो भी माशाल्लाह 6 माह बाद अमेजिंग रिजल्ट देता है जब वो फाउंडेशन लेवल कर लेता है। हम खुद बल्कि हैरान हो जाते हैं। वो जो काम आपने रोज करना है ना, आपको पता है उसका एक्सपर्ट वो बन जाते हैं। और कम्युनिकेशन पे फोकस ही बहुत है, फोकस बहुत, इंटरव्यूज, हमारे कंप्यूटर से बातें करना, इतने क्रिटिकल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि आपको जवाब देने से पहले कुछ सोचना पड़ता है कि बच्चा कहाँ से सवाल कर रहा है। और शुरू में तो हम ट्रेनिंग देते हैं थ्रू ChatGPT, परप्लेक्सिटी से बच्चे हेल्प ले लेते हैं, बट जब वो जैसे मुझे याद है कि हमारे दौर के बीच में वो कहते होते थे कि जब आप एक चीज को लर्न करते जाते हो, एक वक्त आता है वो चीज आप करना खुद सीख जाते हो, क्योंकि आपने इतने एग्जांपल्स देखे होते हैं, आपने इतना मॉडल देखा होता है उस चीज का कि एक वक्त आता है आप खुद फिर उस मॉडल को क्रिएट करने लगते हो। गनी, क्या आप बिलीव करते हो कि रेहान सिस्टम क्रिएटर्स, लीडर, जब मिस मारिया ने बताया कि हम लीडर्स बना रहे हैं, हम ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो बना रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट वर्कर्स जो हैं वो बना रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, आपको लगता है कि रेहान स्कूल सिस्टम से 6-7 साल गुजारने के बाद बच्चा एक इन्वेंटर, एक क्रिएटर बन के निकलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं लेकिन AI की मदद लेते हुए। ठीक है, क्योंकि AI का भी माइंड है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना माइंड में कुछ चीज सोच लें। अगर आपको किसी पे आइडिया किया या आपके पास कोई आइडिया है, तो अब आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मेरा आइडिया है, मैं इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, इसको किस तरह ज्यादा बढ़ा सकता हूँ अपने एक जो मैंने चीज देखी है कि मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। आप AI से मशवरा ले सकते हैं कि AI से पूछे कि मैं इसको किस तरह आगे बढ़ाऊँ, इसको कैसे स्केल अप करूँ। तो आप अपने क्रिएटिविटी में AI को साथ मिला के, AI की हेल्प लेके उसको ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारे जो कोडिंग है वो इसलिए हमारे करिकुलम के अंदर ऐड है कि कोडिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कोडिंग सीखें और अपने टूल्स बनाएं, वो इसलिए है कि वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। जो हमारे जितने भी टास्क हैं वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है, ताकि जो आप काम करें उससे कोई चीज हल हो रही हो, तो आपका माइंड उस टाइप जाना शुरू हो जाता है उसी टाइम से जब आप बुक्स करते हैं कि आपके माइंड में ये पैदा हो जाता है कि आपने किसी चीज को प्रॉब्लम, किसी चीज का हल निकालना है, हल निकालने के लिए कोड करना है। और अगर आप कोडिंग कर रहे हो और अगर आप उसके लिए हल नहीं निकाल रहे, तो वो आपका कोडिंग मेरे हाथ से ज़ाया है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोड का मतलब ही है कि आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो शुरू से स्टार्ट हो जाती है। फिर आप उसको अपनी डेली लाइफ में आप अपने लिए स्केल अप चीजें करने के लिए तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और गनी, वो जो इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोग एक ही स्किल की, मैंने देखा है हंड्रेड्स में उन टास्क्स को आप लोग करवा रहे होते हैं, तो वो जब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स के स्टेज से निकल के बच्चा एक एक्सपर्ट बन जाता है। तो फेलियर इज आउट ऑफ क्वेश्चन इन दिस सिस्टम, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस वो कर रहा है एक ही टास्क के ऊपर बार बार जब तक कि वो उसका एक्सपर्ट नहीं बन जाता। एक्सीलेंट।
मिस मारिया, बहुत से पेरेंट्स इस वक्त आपको देख रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स आपको देख रहे होंगे, और माँ बाप का अगर ये सवाल है, ज़ाहिर बात है, मतलब रेहान अल्लाहवाला साहब ने तो ये एक इनिशिएटिव ले लिया, रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया कि उन्होंने दुनिया को एकदम चेंज के ऊपर लाने की बात की, लेकिन जो अभी तक हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स और टीचर्स हैं और बच्चे हैं, उनका ये मानना है कि कन्वेंशनल एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ये वाला सिस्टम ज़रूरी है। क्या ये किस तरह से आप लोगों को गाइड कीजिए कि वो अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं? क्या प्रोसीजर्स हैं वो बता दीजिए, किस तरह कांटेक्ट किया जा सकता है, और अगर वो बच्चा कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम को भी साथ साथ चलाना चाहे तो वो हमारे स्कूल में कैसे एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल, हमारे पास अभी भी मिक्स कम्युनिटी है। ठीक है, मतलब सारे वो लोग भी हैं जो ट्रेडिशनल स्टडी भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम हमें भी ज्वाइन करते हैं। ओके, दोनों कम्युनिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हमारे सारे कंटेंट गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी। फेसबुक पे ऑफिशियल पेज है, यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल है, उस पे सारे नंबर्स दिए हुए हैं हमारे एडमिशन ऑफिसर के, ईच एंड एवरीथिंग। आप उस वेबसाइट का जरा लिंक बता दीजिए कैमरा में। जी, www.rehanschool.onlineacademy.com। एक्सीलेंट। और मिस मारिया, फिजिकल स्कूल्स कहाँ कहाँ हैं, किस किस शहर फिजिकल में? स्कूल कराची में 3 हैं, 2 इस्लामाबाद में हैं और एक लाहौर में है, खानेवाल में है, और 6th वन हमारी ऑनलाइन एकेडमी जो ऑनलाइन कैंपस है, उसमें हमें गल्फ कंट्रीज से ऑलरेडी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से, पाकिस्तान के भी डिफरेंट शहरों से और पूरी दुनिया से भी। बिल्कुल ठीक और है। लर्न कर रहे हैं जी। ट्रेडिशनल स्टडी में जैसे जाते हैं तो बैक एंड पे लोग एकेडमीज में जाते हैं, वही टाइम आप हमें दे दें, हमारा जूम लिंक मिडनाइट को भी चलता है, इवनिंग टाइम की शिफ्ट अलग है, ऑफिशियल क्लासेस हैं, सबके टीचर्स गाइडर सब अलग हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट दिन में हमें 2 घंटे दे दें उस ऑनलाइन क्लास में। अगर मतलब बच्चे के पास दिन में स्कूल जा रहा है और शाम में वो रेस्ट करना चाहता है तो वो लेट नाइट भी ज्वाइन कर सकता है, और आजकल तो बच्चे वैसे ही रात भर जागते रहते हैं, तो बजाय इसके कि वो फजूल एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट करें, वो रेहान स्कूल सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सेम यही क्राइटेरियन टीचर्स के लिए है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी इसी तरह से ऐसे ही। जी, वहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं और ऑफिशियल लिंक्स हमारे दिन रात के चल रहे होते हैं ऑलरेडी ऑन। बिल्कुल ठीक है। मिस मारिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। गनी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। डेफिनेटली आप पाकिस्तान के वो छुपे खजाने हैं जो एक ऐसा कंट्रीब्यूशन और एक ऐसी चेंज पाकिस्तान के एजुकेशन लैंडस्केप पे ला रहे हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा बनेगा एक लीडर, पाकिस्तान का बच्चा बनेगा एक क्रिएटर, कॉन्फिडेंस के साथ ग्लोबल ग्राउंड्स के ऊपर खेलेगा, और सिर्फ खेलेगा नहीं, वो कहते हैं ना, खेलोगे और कूदोगे बनोगे अब नवाब। तो खेल खेल में, और थैंक यू अगेन, वंस अगेन। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम एक बहुत बड़ी लर्निंग हमें दे के जा रहा है, जहां सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो पाकिस्तान के परसेप्शन को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर रहे हैं। वहाँ पे रेहान स्कूल सिस्टम, उनके फैसिलिटेटर्स, उनके स्टूडेंट्स और सबसे ज़्यादा उनके फाउंडर रेहान अल्लाहवाला को ये क्रेडिट जाता है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों से, अपनी टीचर्स से, अपने फैसिलिटेटर्स से और अपनी टीम मेंबर्स से ऐसा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करके मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, और फिर उनकी एक्सेस ग्लोबल ग्राउंड्स के ऊपर जा रही है। तो पाकिस्तान का परसेप्शन करेक्ट भी हो रहा है और न्यू परसेप्शन बिल्ड भी हो रहा है। ये हैं वो छुपे सितारे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, और आने वाले 10 सालों के बीच में, 5 सालों के बीच में इन बच्चों के नाम सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। रेहान अल्लाहवाला ने अपने बच्चों को वो विजन दिया, पाकिस्तान के कौम के बच्चों को वो विजन दिया कि जिससे उनको वो डायरेक्शन मिली जो पाकिस्तान को एलिवेट करेगी, जिसको कभी याद करके पाकिस्तान के हिस्टोरियंस प्राउड फील किया करेंगे। हमारा आज का एपिसोड यहाँ पे हो रहा है एंड। मैं हूँ गुलसाना मंशा एंड आई एम साइनिंग ऑफ ओनली फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ छुपे खजाने। अपना बहुत ख्याल रखिए।